दोस्तों, कई सारे लोगों के मैसेज आ रहे थे कि सर IRDA एग्जाम IC38 सिलेबस पर वीडियो बनाइए। तो आपके आग्रह पर मैं 96 महत्वपूर्ण क्वेश्चन एवं उसका आंसर लेकर आया हूं। इस वीडियो में क्वेश्चन और आंसर में ज़रूरत के अनुसार एक्सप्लेनेशन भी है। अगर आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते एवं सुनते हैं तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इस एग्ज़ाम को एक ही अटेम्प्ट में क्लियर कर लेंगे। क्वेश्चन किस तरीके से अटेम्प्ट करना है इस विषय पर मैं पहले से ही वीडियो बना रखा है। यह वीडियो देखने के बाद उस वीडियो को आप जरूर देखें। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन एवं ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। साथ ही वीडियो के अंत में भी मैं दे दूंगा। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे तत्काल सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर मैं इंश्योरेंस सेलिंग से संबंधित वीडियो लाते रहता हूं। हाँ, साथ में बेल आइकन भी दबा दे ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको तत्काल मिल जाए। चलिए मूल विषय पर आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, बंधक मुक्ति बीमा का पीछे उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर है आवास ऋण लेने वालों के लिए वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना। जोखिम घटने के अवसरों को कम करने संबंधी उपाय को डैश कहते हैं। इसका सही उत्तर है हानि रोकथाम। आधुनिक बीमा कारोबार की शुरुआत कहाँ से हुआ था? सही उत्तर है लॉर्ड्स से, या लॉर्ड्स कॉफी हाउस भी आपको कहीं मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मामले को जीवन बीमा कंपनी द्वारा नकारे जाने या स्थगित किए जाने की संभावना है? सही उत्तर है एड्स से पीड़ित व्यक्ति। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा दबाव का उदाहरण है? सही उत्तर है रमेश महेश को संविदा पर हस्ताक्षर नहीं करने पर जान से मारने की धमकी देता है। निवेश सीमा और प्रतिफल के बीच क्या संबंध है? बड़ा निवेश सीमा, बड़ा प्रतिफल। इनमें से किसे नैतिक खतरों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? सही उत्तर है बीमा की खरीद के बाद जोखिम पूर्ण व्यवहार बढ़ जाना। अगला प्रश्न है, डैश अवधि के दौरान अगर पॉलिसी धारक ने कोई पॉलिसी खरीदी है और वह इसे नहीं रखना चाहता है तो वह इसे लौटाकर पैसे वापस प्राप्त कर सकता है। तो सही उत्तर होगा फ्री लुक। फ्री लुक पीरियड के अंतर्गत पॉलिसी वापस कर सकता है, पूर्ण पैसा वो मांग सकता है। अगला प्रश्न है, वित्तीय बाजारों में विशाखनन से जोखिम कैसे कम हो जाता है? सही आंसर है विभिन्न आस्तियों वर्गों में निधि का निवेश। अगला प्रश्न है, एक निश्चित मुकाम पर पहुंचने पर मनी बैक पॉलिसी के तहत किए गए गतान को किस प्रकार के दावे में वर्गीकृत किया जाएगा? इसका सही उत्तर है आवधिक उत्तरजीविता दावा। अगला प्रश्न है, सही कथन का चयन करें। तो इनमें सही उत्तर है नैतिक आचरण एजेंट और बीमा के बीच विश्वास बढ़ाने में मदद करता है। अब यहाँ इस क्वेश्चन में बीमा एजेंट के व्यवहार के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों, हमेशा ध्यान रखना है कि हम जब भी कोई डिसीजन लेंगे या परामर्श देंगे तो हमेशा हमारा कस्टमर ही सर्वोपरि होगा। उसको ही ध्यान में रखते हमें परामर्श देना है, उसके ही हित के कारण। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें सही उत्तर है बीमा कुछ लोगों की हानि को बहुत लोगों के द्वारा आपस में बांटने की विधि है। चलिए अगला प्रश्न, इनमें से कौन से जोखिम का समाधान पेंशन के माध्यम से नहीं किया जा सकता है? इसका सही उत्तर होगा असामयिक मृत्यु। HLV की धारणा का प्रतिपादन किसने किया था, या HLV धारणा किसने प्रतिपादित की थी? HLV का फुल फॉर्म हो गया ह्यूमन लाइफ वैल्यू। तो इसका सही उत्तर है प्रोफेसर ह्यूबर। जीवन बीमा उत्पाद का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? सही उत्तर है व्यक्ति की उत्पादक क्षमताओं के आर्थिक मूल्य के नुकसान के विरुद्ध संरक्षण। अगला प्रश्न, इनमें कौन सा बीमा लेखन निर्णय नहीं है? तो सही उत्तर है दावा न कारण। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो इसका सही उत्तर होगा
जीवन बीमा पॉलिसियां आश्वासन संबंधी संविदाएं होती है, जबकि साधारण बीमा पॉलिसियां क्षतिपूर्ति संबंधी संविदाएं होती है। नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है? तो इसका सही उत्तर हो गया, पॉलिसी दस्तावेज पर सक्षम पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाना चाहिए और भारतीय स्टॉक अधिनियम के अनुसार टिकट लगे होने चाहिए। अगला प्रश्न है, अप्रत्याशित घटनाओं के समक्ष सुरक्षा की दृष्टि से आप इनमें से किसे सुझाएंगे? तो इसका सही उत्तर है बीमा। जहां अप्रत्याशित अनसर्टिनिटी का बोध होता है वहां पर बीमा काम आता है। अगला प्रश्न है, मनी लॉन्ड्रिंग 10 धन को अर्थव्यवस्था में लाने की एक प्रक्रिया है जिसमें इसके मूल को छिपाया जाता है ताकि यह कानूनी तौर पर हासिल किया गया प्रतीत हो सके। इसका सही उत्तर है अवैध। अगला प्रश्न है, किसी वैध संविदा का कौन सा तत्व प्रीमियम से संबंधित है? इसका सही उत्तर होगा प्रतिफल। प्रश्न पर ध्यान से सुनेगा। महेश ने गंभीर बीमारी आरोहक के साथ एक जीवन बीमा पॉलिसी खरीदी। उसने कारण के पक्ष में पॉलिसी का पूर्ण समुपदेशन किया। महेश को दिल का दौरा पड़ा और गंभीर बीमारी आरोहक के तहत 5 लाख का एक दावा उत्पन्न होता है। इस मामले में भुगतान किसे किया जाएगा? इसका सही उत्तर है करण। गंभीर बीमारी आरोहक, यहाँ पर क्रिटिकल इलनेस राइडर की बात हो रही है। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। इनमें कौन सा बीमा पॉलिसी से संबंधित शिकायत दर्ज कराने के संबंध में ग्राहक के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प होगा? तो इसमें सही उत्तर है बीमा लोकपाल। अगला प्रश्न है, इनमें कौन सा विकल्प सक्रिय रूप से सुनने का एक तत्व नहीं है? इसका सही उत्तर होगा बहुत अधिक पूर्वग्रही। जीवन बीमा संबंधी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही उत्तर होगा भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की आवश्यकताओं के अनुसार वे 2 पक्षों अर्थात बीमाकर्ता और बीमा धारक के बीच अनुबंध है। अगला प्रश्न है, यूलिप के मामले में निवेश जोखिम को कौन वहन करता है? तो इसका सही उत्तर होगा बीमा धारक यानी पॉलिसी होल्डर। एक आक्रामक जोखिम प्रोफाइल वाला व्यक्ति संभवतः धन निवेश शैली अपनाता है। इसका सही उत्तर होगा संचय। निम्नलिखित में कौन सा एक अमूर्त उत्पाद है? तो इसका सही उत्तर होगा जीवन बीमा। अमूर्त उत्पाद जिसे हम लोग छू देख से नहीं सकते हैं। सफल समापन की कुर्सी संभावित ग्राहक को करने में मदद करने में निहित है। तो इसका सही उत्तर होगा हाँ। अपने जीवन बीमा के लिए आपके द्वारा प्रीमियम का भुगतान जितना होगा, आपकी मृत्यु की स्थिति में लाभार्थी को मुआवजे का भुगतान उतना ही होगा। तो दोनों में होगा अधिक। स्वास्थ्य बीमा इनमें से किन से जोखिम को देखने के लिए बनाया गया है? तो इसके लिए सही उत्तर होता है रुग्णता। प्रथम प्रीमियम रसीद FPR क्या दर्शाती है? सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनें। इसमें सबसे उपयुक्त विकल्प है यह इस बात का साक्ष्य है कि पॉलिसी संविदा शुरू हो गई है। असत्य कथन को पहचाने, बीमा एजेंट को चाहिए। तो इसमें सही उत्तर होगा छूट के माध्यम से कमीशन बांटना। कभी भी IRDA कमीशन बांटने या उसके लिए प्रोत्साहित नहीं करता है, तो हमें किसी कस्टमर को छूट कभी भी ऑफर नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न है, इनमें से सभी प्रवर्तित जीवन बीमा की विशेषताएं हैं सिवाय? सही उत्तर होगा लचीले प्रीमियम भुगतान। नीचे दिए गया कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर होगा परिवर्तित जीवन बीमा एक अस्थायी जीवन बीमा पॉलिसी है। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक पेंशन कौन देता है? तो सही उत्तर है राज्य। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत जीवन बीमा उत्पाद की सीमा है? तो सही उत्तर होगा आय की दर तय करना आसान नहीं है। नीचे दिए गए विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जिसे वार्षिक रूप से वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। तो सही उत्तर है इनमें से बिजली का बिल। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। इस परिदृश्य में दिखाए गए बीमा के रूप में पहचाने परिदृश्य है, रोगी स्वस्थ प्रदाता का भुगतान करता है और बाद में स्वास्थ्य बीमा कंपनी द्वारा इसकी क्षतिपूर्ति की जाती है। तो सही उत्तर होगा क्षतिपूर्ति। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्राथमिक देखभाल का वर्णन
रूप में किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा स्वास्थ्य सेवा की मांग करने वाले लोगों के लिए संपर्क का पहला बिंदु। बंधक मोचन बीमा को डैश के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। इसका सही उत्तर होगा घटती अवधि जीवन बीमा। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अवधि की शुरुआत में कुल चालू पॉलिसी को अवधि अंत में शेष पॉलिसी के अनुपात को डैश कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा चिरस्थायीता। पॉलिसी में चूक का क्या मतलब है? इसका सही उत्तर है पॉलिसी धारक पॉलिसी के लिए पूरा प्रीमियम भुगतान बंद कर देता है। चलिए अगला प्रश्न है। जीवन बीमा कंपनियां डैश के आधार पर देय प्रीमियम पर खरीदार के लिए छूट की पेशकश कर सकती है। इसका सही उत्तर होगा खरीदार द्वारा चुनी गई बीमा राशि। अगला प्रश्न है। नीचे दिए गए कौन सा कथन नामांकन के संबंध में गलत है? इसका सही उत्तर होगा नामित का संपूर्ण दावे पर अधिकार होता है। अगला क्वेश्चन है। 1964 में हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू ने एक अच्छा विक्रेता कैसे बने विषय पर एक अध्ययन प्रकाशित किया था। लेखक एक रोचक जानकारी लेकर आए थे। उन्होंने पाया कि एक अच्छे विक्रेता में 2 बुनियादी गुण होने चाहिए। ये 2 गुण कौन से हैं? इसका सही उत्तर है परानुभूति एवं जिजीविषा। अगला प्रश्न है। व्यक्तिगत पॉलिसी के पुनर्जीवन के समय नीचे दिए गए कौन से पहलू को बीमा कंपनी द्वारा सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है? सबसे उपयुक्त विकल्प को चुने। तो सबसे उपयुक्त विकल्प इसमें है पुनर्जीवन के समय बीमा योग्यता का साक्ष्य। एक कार दुर्घटना में प्रवीण की मृत्यु हो जाती है। लाभार्थी मृत्यु दावे के लिए दस्तावेज प्रस्तुत करता है। नीचे दिया गया कौन सा दस्तावेज एक अतिरिक्त दस्तावेज है जो स्वाभाविक मौत की तुलना में दुर्घटना के मामले में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है? ये होता है तहकीकात की रिपोर्ट। बीमा के मामले में जरूरत कमी वाले विश्लेषण में शामिल है। तो सही उत्तर होगा उन क्षेत्रों की पहचान करना जहां स्वाभाविक ग्राहक की बीमा सुरक्षा की जरूरत है। IGMS शब्द का विस्तार करें। तो इस शब्द का होता है इंटीग्रेटेड ग्रीवियंस मैनेजमेंट सिस्टम। अगला प्रश्न है। आशीष को अपने पिता के जीवन बीमा का मृत्यु दावा नहीं मिल रहा है। उसने 1 वर्ष 8 महीना पहले दावा दस्तावेज प्रस्तुत किया था। दावे की राशि 18 लाख है। अब उसे बीमा कंपनी के खिलाफ कहाँ शिकायत चाहिए? ये होगा जिला स्तर पर। दोस्तों मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर दूं कि 20 लाख से कम का जो रहेगा सुनवाई वो होगा जिला स्तर पर। 20 लाख से लेकर 100 लाख यानी कि 1 करोड़ तक वो होगा राज्य स्तर पर। और जहां 100 लाख यानी 1 करोड़ से ऊपर होगा वो होगा राष्ट्रीय स्तर पर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इनमें से कोई भी एक दे सकता है जो मैंने अभी आपको बताया। तो ध्यान रखें 20 लाख तक जिला स्तर, 20 लाख तक आपको जिला स्तर, 20 लाख से 1 करोड़ राज्य स्तर और 1 करोड़ से ऊपर राष्ट्रीय स्तर। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। नीचे दिए गए कथन में कौन सा कथन घरेलू बीमा के बारे में सही है? तो इसका सही उत्तर होगा एक नाम जोखिम पॉलिसी अधिक खतरों को कवरेज प्रदान करने वाली व्यापक कवरेज पॉलिसी की अपेक्षा कम विकल्प के रूप में खरीदी जा सकती। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रारंभिक संपर्क एक पत्र के माध्यम से टेलीफोन द्वारा आमने सामने स्थापित किया जा सकता है। इसका सही उत्तर होगा साक्षात्कार पूर्ण के दृष्टिकोण हेतु। बीमा क्षेत्र में पहचान की गई अनैतिक व्यवहार के 4 प्रमुख क्षेत्र हैं। इसका सही उत्तर होगा गलत बयानबाजी, स्पष्टीकरण, बदलना, कार्रवाई। चलिए अगला प्रश्न है। बीमा एजेंट की परीक्षा कौन आयोजित करता है? तो इसका सही उत्तर होगा III। मिस्टर राय की 20 लाख की एक जीवन बीमा पॉलिसी थी। उसके आकस्मिक निधन के बाद उसके परिवार ने बीमा कंपनी से दावा किया लेकिन बीमा कंपनी ने उसे खारिज कर दिया। तब उन्होंने कोपा जिला स्तर में न्याय के लिए आवेदन किया। कोपा के फैसले से नाखुश होने के कारण उन्होंने लोकपाल में आवेदन किया। क्या लोकपाल इस मामले को सुनेगा? नहीं, क्योंकि मामला कोपा में था। अगला प्रश्न है। प्राकृतिक बाजार में शामिल होते हैं। इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी
यानी कि एक चर्च मंडली या एक सत्संग के समूह के सदस्य, दूसरा एक जातीय या समूह के एसोसिएशन के सदस्य। समग्र बीमा एजेंट वे होते हैं, तो इसका सही उत्तर है जिनके पास एक जीवन बीमा कंपनी, एक सामान्य बीमा कंपनी के एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए लाइसेंस होता है। अगला प्रश्न है सत्य कथन का चयन करें। इसका सही उत्तर होगा स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमा कंपनियां जीवन बीमा एजेंट को समग्र एजेंट में बदल सकते हैं। IC33 प्रमाणीकरण पर इस तरह के एजेंट को 50 घंटे की एक न्यूनतम अवधि के लिए स्वास्थ्य बीमा पर एक आंतरिक प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा करना होता है। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। बीमा लोकपाल की सीमा क्या है? 20 लाख, यानी बीमा लोकपाल जो है 20 लाख तक के मामले को ही सुन सकता है, इसके ऊपर का नहीं। IRDA ने पॉलिसी धारक के हितों की रक्षा करने के लिए नियमों को निर्धारित किया है तथा पर उत्तरदायित्व को डाला है, तो इसका सही उत्तर होगा बीमा कंपनी पर एवं मध्यस्थ पर, यानी कि उपरोक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधा अधिनियम की धारा डैश के अनुसार किसी तीसरे व्यक्ति के साथ व्यवहार करने के लिए एक एजेंट किसी दूसरे व्यक्ति के लिए कोई कार्य करने के लिए या उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए कार्यरत होता है। इसका सही उत्तर है 182, धारा 182। अगला प्रश्न है लाभार्थी द्वारा दावे के प्रसंस्करण की प्रस्तुति के लिए निम्न रूपों को बीमा कंपनी के पास जमा किया जाता है। इसका सही उत्तर है यहाँ पर उपरोक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गृह स्वामी के बीमा में बीमा राशि तय करने का एक तरीका है? इसका सही उत्तर है उपरोक्त दोनों। अगला प्रश्न है डैश इस अवधि के तहत अंडरराइटर्स नकारात्मक या प्रतिकूल कारकों के लिए सकारात्मक रेटिंग प्रदान करता है। तो सही उत्तर है संख्यात्मक विधि। अगला प्रश्न है ग्राहक के संबंध में विश्वास पैदा करने के लिए प्रथम कुंजी क्या है? पहला है आकर्षण। नाबालिग के लिए बीमा पर विचार करने हेतु निम्न में से कौन सी स्थिति पर ध्यान दिया जाएगा? तो यहाँ सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न निम्न में से कौन सा अंडरराइटर का एक तकनीकी कदम है? तो इसका भी सही उत्तर है उपरोक्त सभी, यानी कि अंडरराइटर सभी कुछ को देखेगा, पॉलिसी कवरेज एवं निर्देशात्मों का पालन किया गया है कि नहीं, खतरों के मूल्यांकन और जोखिम आवृत्ति के संबंध में भी वो विचार करेगा और प्रीमियम का निर्धारण भी वही करेगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा स्वास्थ्य बीमा में प्रीमियम की गणना का एक कारक है? तो सही उत्तर होगा संपत्ति के नुकसान के कारण नुकसान की अनुमानित राशि। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दावा एक डैश है जो बीमा कंपनी अनुबंध में निर्दिष्ट वादे के अनुसार करना चाहिए। इसका सही उत्तर होगा मांग। अगला क्वेश्चन है नामांकन डैश पर लागू होता है। इसका सही उत्तर होगा बीमा कंपनी को असाइनमेंट पे। अगला प्रश्न है प्रस्ताव के स्तर में कभी कभी जब पॉलिसी को पूरा करने हेतु अतिरिक्त सूचना की आवश्यकता होती है क्या किया जा सकता है? तो सही उत्तर होगा उपरोक्त। निम्न में कौन सा असाइनमेंट की एक शर्त है? तो इसका भी सही उत्तर है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है डैश डैश केवल अपने ही जीवन की नीति पर बीमित द्वारा बनाया जा सकता है। इसका सही उत्तर होगा नामांकन। श्यामल अपने कारखाने पर एक बीमा लेना चाहता है, प्रस्ताव पत्र में उसे क्या विवरण देना है? इसका भी सही उत्तर है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है डैश नीति अनुबंध की अनूठी पहचान संख्या है? तो वह है पॉलिसी नंबर। अगला प्रश्न लेते हैं डैश एक संभावना है कि जीवन बीमा पॉलिसी खरीदने के बाद ग्राहक का व्यवहार बदल सकता है और इस प्रकार बदलाव से नुकसान की संभावना बढ़ जाती है। इसका सही उत्तर होगा नैतिक जोखिम। निम्न में से कौन सा पॉलिसी निर्धारण का एक भाग है? इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न लेते हैं जिन लाभांशों की घोषणा की जाती है उन्हें निम्नलिखित तरीके से में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका भी सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी।
प्रस्ताव पत्र के द्वारा भरा जा सकता है, प्रस्ताव पत्र के द्वारा भरा जा सकता है, वो प्रस्तावक के द्वारा। एक व्यक्ति ने अपने पिता, पत्नी और बच्चों के लाभ के लिए MWP अधिनियम के तहत एक पॉलिसी ली, जहां ट्रस्टी डैश हो सकता है। तो इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। पॉलिसी दस्तावेज के तीसरे भाग में डैश प्रावधान है जो व्यक्तिगत पॉलिसी अनुबंध के लिए विशिष्ट। ये दस्तावेज के प्रारंभ में मुद्रित होता है या एक अनुलग्नक के रूप में अलग से संलग्न होता है। इसका सही उत्तर होगा विशिष्ट नीति के प्रावधान। प्रत्येक बीमा कंपनी की एक AML नीति होती है। उसके अनुसार IRDAI के साथ एक प्रतिलिपि को फाइल करने की आवश्यकता है। AML कार्यक्रम में शामिल होता है। इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। बीमा कंपनियों को इसलिए अपने ग्राहक को असली पहचान का निर्धारण करने की जरूरत है। एजेंटों को सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रस्तावक KYC प्रक्रिया के हिस्से के रूप में निम्नलिखित के साथ प्रस्ताव फॉर्म जमा करे। इसका है आंसर उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न लेते हैं। डैश विभिन्न परिसंपत्तियों से भविष्य की आय धारा का आकलन करना और उन्हें वर्तमान में निकाल लेना। इसका सही उत्तर होगा कागजी मूल्य। अगला प्रश्न लेते हैं। एक मानक बीमा पॉलिसी दस्तावेज में मानक प्रावधान अनुभाग में निम्न में से किसके संबंध में जानकारी होगी। इसका सही उत्तर होगा अधिकार और विशेषाधिकार और अन्य परिस्थितियां जो अनुबंध के तहत लागू होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है। कैसे एक परिसंपत्ति का एक आर्थिक मूल्य होता है? तो आय सृजन करके। जब MRI के तहत दावा किया जाता है निम्न में के कौन सा सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा MRI और सावधि बीमा समान लाभ नहीं देता है। अगला प्रश्न है। डैश को बीमा की क्षतिपूर्ति हेतु एक बीमा पॉलिसी के रूप में वर्णित किया जा सकता है और जो व्यापार एक महत्वपूर्ण सदस्य की मृत्यु व विस्तारित अक्षमता से उत्पन्न वित्तीय घाटा होता है। तो इसका सही उत्तर होगा कीमैन। निम्न में से कौन सा बीमा पॉलिसी के लिए आम वर्जन है? तो इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। डैश सेवानिवृत्ति के बाद सुरक्षित आय निश्चित करना एक अन्य चुनौती है तथा जो कुछ हद तक अंतिम वेतन स्तर से जुड़ा हुआ है। हमें याद रखना चाहिए कि लोगों के जीवन का स्तर उनके काम पर निर्भर करता है और वे आय कम होने स्वचालित रूप से इस मानकों को नहीं बदल सकते। एक व्यावसायिक पेंशन जो एक परिभाषित लाभ प्रदान करता है तथा जो अंतिम वेतन का एक उत्तम अनुपालन समस्या का व्यवहारिक समाधान हो सकता है। इसका सही उत्तर होगा रिप्लेसमेंट आय जोखिम। अगला प्रश्न लेते हैं। डैश एक तीसरी आकस्मिक निवेश जोखिम से उत्पन्न होता है। किसी की सेवानिवृत्ति बचत की संभावना बुरे अंतर्निहित निवेश के कारण अपर्याप्त होते हैं या समाप्त हो जाते हैं। यह देनदार डिफॉल्ट के कारण या निवेश के बाजार मूल्य में गिरावट से हो सकता है। फिक्स्ड गारंटी पेंशन ऐसी अकस्मात को दूर करने का एक तरीका है। बीमा कंपनी निवेश के जोखिम को मान लेती है। यहाँ सही उत्तर होगा निवेश जोखिम। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। निम्न में से कौन सा एक कैशलेस सुविधा प्राप्त करने के लिए एक पूर्व अपेक्षित तथ्य है? तो इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। निम्न में से कौन यूलिप प्रीमियम का एक घटक है? इसका भी होगा उपरोक्त सभी। निम्न में से कौन सा परिसंपत्तियों की एक विशेषताएं हैं? तो इसका भी सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। निम्न में से कौन सा अस्पताल के लिए एक मानदंड है? तो इसका भी होगा उपरोक्त सभी। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। आशा करता हूँ कि आपने इन्हें ध्यान से सुना होगा। मेरे जो YouTube शॉर्ट्स जो होते हैं उससे भी आपको काफ़ी सारे मदद मिलेंगे। वहाँ मैं IC33 से ही उठाकर उसमें डालता हूँ। तो आप YouTube शॉर्ट्स को भी जब भी समय मिले उसको देखते रहें, आपका ज्ञान में वृद्धि होगी इसमें। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको मेरा आज का वीडियो उपयोगी लगा होगा और उपयोगी लगा है तो लाइक करें
अगर आपके पास कोई सुझाव या शिकायत है तो वो भी कमेंट्स करके बताएं। और जहाँ तक संभव हो इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन आंसर को त्रुटिहीन बनाने का कोशिश किया हूँ। फिर भी अगर कोई त्रुटि नज़र आए तो वो त्रुटि मेरे नॉलेज में ज़रूर लाएं कमेंट्स के माध्यम से। इसके लिए मैं आपको आभारी रहूँगा। इसी के साथ ये वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।